उत्कल विश्वविद्यालय उत्तेजना देखा मिलता एवं भीम आर्मी संगठन जे मुख्य रही चंद्रशेखर आजाद सहित अधिक आलोचना कर प्रतिनिधि श्रीमात विक्षोभ बेले गणमाध्यम प्रतिनिधि गाड़ी भांगी बाणीविहार छात्र जय भीम छात्र संगठन कर्मी को गिरफ दाबी करा घटना 8 जन छात्र आहत होते ये सब भितर भीम जे मुख्य रही चंद्रशेखर आजाद सहित अधिक आलोचना कर श्रीमा सतपथी आज उत्कल यूनिवर्सिटी रे एक बहुत बड़ गंडगोलर परिस्थिति होता भीम आर्मी को विरोध करथिले किछि छात्र जहाँ को कहा जाउछि किछि छात्र मध्य थिले किछि अणछात्र मध्य रहिथिले तेबे ए सबु भितरे जदि गोटे कथा देखिबा आम सहित आज रहिचंती नागिना सांसद तथा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रहिचंती तांका सहित सीधा सड़क कथा आबा कोन रहितला घटना केमिति से ओडिशा आसिक अनुभव करचंती से बाबद रे जानिबा। आजाद जी पहले आपको स्वागत करते हैं कनक न्यूज में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कैसे लग रहा है उड़ीसा में आकर? नहीं, उड़ीसा में अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके दलित नेता कहने से बुरा लग रहा है, क्योंकि ये तो जाति व्यवस्था और ये सब चीज़ जो है मीडिया के ब्रेन में भी इस तरह घुसी हुई है कि वो इंसान को उसके जाति और उसके वर्ग से ही पहचानते हैं, उसके कर्म से नहीं पहचानते। तो ठीक है, खैर हमें तो ये झेलना ही इस देश में सदियों से झेला जा रहा है, इसमें तो कोई, लेकिन अपना विरोध दर्ज कराना हमारी जिम्मेदारी है। मैं बहुजन समाज का काम करता हूँ और अंतिम व्यक्ति के लिए भी लड़ता हूँ। मैं किसी की जाति नहीं देखता जब उसके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। बाकी मीडिया मुझे किसी भी पैमाने में रखना चाहे, वो दलित नेता कहे या उससे भी छोटा जाति का नेता कह दे, तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं महापुरुषों का आंदोलन चला रहा हूँ जो बहुजन समाज का आंदोलन है। आजाद जी, आप उड़ीसा आए, पर आज जो उड़ीसा में जो परिस्थिति हुई और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, आप 4-5 दिन पहले मथुरा गए थे, वहीं पे भी ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था। तो आप जहाँ जा रहे हैं वहीं पे कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होता है क्या? आज आपने क्या देखा? हमारा अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा था। मैं नहीं जानता वो लोग कौन है, वो जबरदस्ती कार्यक्रम में घुस रहे थे। हमारे वॉलंटियर्स ने मना किया और जब बाहर आके देखा तो उन्होंने बाहर बहुत सारी गाड़ियों को, इवन बस को भी, 5-7 गाड़ियों के साथ एक बस को भी, जिन बसों में हमारे वर्कर आए थे, उनको भी तोड़ा। तो ये जो सुनियोजित हमले हो रहे हैं, ये एक सोचा समझी साजिश है और ये हमारी हिम्मत तोड़ने की साजिश है। इस तरह के हमलों से हम लोग डरने वाले नहीं। और आप छात्र कह रहे हैं, ऐसे ये छात्र नहीं है, ये गुंडे हैं और इन गुंडों का इलाज करना हम लोग को आता है। हम कानून के जरिए इनका इलाज करेंगे। मैं विरोध को हमेशा स्वीकार करता हूं। मैंने अंदर से भी कहा कि कोई हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता है, उसका अधिकार वो कर सकता है, लेकिन अगर कोई उद्दंडता करेगा, यानी कि हमारे आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा, हमारी गाड़ियां तोड़ेगा, हमारे लड़कों के साथ बदतमीजी करेगा, मारपीट करने की कोशिश करेगा, तो फिर ये उद्दंडता है, इसका दंड देना भी हम लोग जानते हैं। संविधान ने हमें शक्ति दी है कि इस तरह के लोग जो उद्दंडता कर रहे हैं उनको दंडित भी किया जाए, तो हम कानून के जरिए उनको दंडित कराएंगे। मेरे डीजीपी से भी और मेरे यहाँ के कमिश्नर से भी और क्षेत्र के डीसीपी, सब लोगों से, अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि ये घटना करने वाले उन सब लोगों पर वो कार्रवाई करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उड़ीसा सरकार राजधर्म निभाएगी। अगर वो सरकार पोषित गुंडे नहीं है तो उन पर कार्रवाई करेगी, और सरकार पोषित गुंडे है तो सरकार की मर्जी है कि वो संविधान से ऊपर होकर उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहती तो फिर कोई बात नहीं, समय बदलता रहता है। हम लोग तो इन हमलों से डरने वाले नहीं है, लेकिन हम लोग उनके खिलाफ FIR कराएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, और उन पर कार्रवाई हो ऐसी भी हम लोग लगातार जो है मांग करेंगे। क्यों घटी ऐसी घटना? मुझे तो नहीं पता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बता दे। हम तो संवैधानिक दायरे में अपनी बात रख रहे थे और हमें जानकारी भी नहीं। मैं आज सुबह यहाँ पहुंचा हूँ। कुछ देख रहे हैं हम कि एक ट्रेंड बन गया है, एक ट्रेंड सा बन गया है कि कहीं कोई नेता अगर जा रहा है तो कुछ छात्र ऐसे बोलते हैं कि हम छात्र संगठन से बिलोंग करते हैं, और ऐसे ही ट्रेंड से ये विरोध होता जा रहा है। क्या मकसद हो सकता है ऐसे विरोधों का? कौन से छात्र संगठन से क्या है, क्या आप जानती हैं इनको? हम तो नहीं जानते। अगर ये गुंडे मुझे पता होता कौन से छात्र संगठन के हैं तो फिर मैं इनको, मुझे पता होता कि वो छात्र हैं, मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये किसी छात्र संगठन के लोग नहीं है, ये गुंडे हैं जो वैलेंटाइन डे के दिन आ जाते हैं और आके भाई बहन जा रहे हो तो उनको मारपीट करते हैं, कोई बेटा बेटी जा रहे हैं उनको मारपीट करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, उनको अपमानित करते हैं। इनको ठेका किसने दिया है?
कि कहीं जाके प्रोटेस्ट करें। किसी को प्रोटेस्ट करना है तो अपनी बात रखे। तो ऐसे गुंडों जैसा व्यवहार करने वाले ना छात्र होते, हम भी छात्र रहे। हमने इन्होंने तो शायद आंदोलन देखे भी, हमने सैकड़ों आंदोलन किए। आंदोलन का मतलब ये नहीं कि वो उद्दंडता करें, और जिसने किया है और जिसने करवाया है इसकी जांच करे पुलिस और उसको सामने लाए। जो भीम आर्मी के वर्करों का मनोबल गिराने के लिए ऐसा करेगा, क्योंकि भीम आर्मी के लोग बड़े पैमाने पे देश में जो अन्याय हो रहा है उन पक्षों को न्याय दिलाने का काम करते हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। ये सोची समझी साजिश इसलिए कि इस अन्याय को ये अन्याय जारी रहे और इस अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठे। लेकिन ये तो आवाज उठनी है। हमारी टीम यहाँ मजबूत है और हम किसी भी उद्दंडी को जवाब दे सकते हैं। आज आप ओडिशा में आए, आपका कन्वोकेशन भी था, कैसा रहा कन्वोकेशन? बहुत अच्छा रहा। जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा प्यार मिला। मैं यहाँ की प्रदेश की और सभी जिलों की टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की। जिस संख्या को बड़े बड़े पार्टी के लोग बड़े बड़े पैसे साधनों से नहीं भर पाते, हमारे कार्यकर्ताओं ने मनोबल करके मेहनत करके उन संख्या को जुटाया और 2 घंटे मैंने अपनी बात रखी। बड़े अनुशासन में सब लोगों ने सुना। उसमें महिलाएं भी थी, बेटियां भी थी, नौजवान लड़के भी थे और सीनियर जिम्मेदार पढ़े लिखे बुद्धिजीवी साथी भी थे। 2-2.5 घंटे मेरी उनसे चर्चा हुई और सब लोग सहमत हैं। उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया कि वो चाहते हैं कि भीम आर्मी में 7-8 साल से उन्होंने उसको भीम आर्मी बहुत मजबूत किया है, लेकिन वो वोट भी देते हैं। यहाँ SC/ST की जो आबादी, उस आबादी के आधार पर आरक्षण कहाँ मिल रहा है। यहाँ हायर एजुकेशन में 20% जो है अवसर मिल रहे हैं हमें। पिछड़े वर्ग को तो वो भी नहीं मिल रहे। पिछड़े वर्ग की आबादी यहाँ 54% है। उनको क्या मिला है? उनको मिला है 11.25% रिजर्वेशन, और हायर एजुकेशन में वो भी नहीं। आप देखो कोई पूछने वाला नहीं। SC/ST आयोग नहीं है यहाँ OBC आयोग नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग नहीं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाने का कोई यहाँ की सरकार का उद्देश्य नहीं है क्या? तो ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार कहीं और जी रही। यहाँ 6% जिनकी संख्या, उनको 10% आरक्षण मिल रहा है EWS के जरिए, लेकिन यहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों को 27 की जगह जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसकी जगह 11% आरक्षण मिल रहा है। तो सरकार वहां जाके नॉर्थ में जाके बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, हम पिछड़े वर्ग को पैरों पर खड़ा करेंगे, हम हिस्सेदारी सम्मान देंगे। यहाँ तो जो 27% कॉन्स्टिट्यूशन बैठता है वो भी नहीं दे रही। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट की आबादी यहाँ 17% है, शेड्यूल ट्राइब की 23% और आरक्षण मिला 38% टोटल। आजाद जी, जो आपकी बातें हैं ये सारी बातें उन तक पहुंचेगी जिनके लिए हम ये अवेयरनेस कर रहे हैं? क्या उन तक पहुंचेगी और वो लोग ये अवेयरनेस को अपने काम के लगाएंगे, काम में लगाएंगे ये सब? देखिए, पहली बात ये है कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचेगी, आपके दर्शकों के माध्यम से। मेरा चेहरा जब वो देखेंगे वीडियो में तो जरूर सोचेंगे कि भाई हमारा आदमी बैठ के कुछ बोल रहा है तो हमें सुनना चाहिए क्या कह रहा है, उड़ीसा के लोग। लेकिन आज का जो कार्यक्रम हुआ और सभी जिलों से जो लोग आए हैं उनको जिस तरह से समझाया गया है, वो भी तैयार हुए, वो जाके गली गली गांव-गांव जो जाके जो है बूथ पे, सेक्टर पे, विधानसभा प्रचार करेंगे। तो जाएगी बात, ऐसा नहीं ये बात नहीं जाएगी, बात जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, ये डिजिटल टाइम है। इसमें मैं यहाँ बैठ के कुछ कह रहा हूँ, विदेश में बैठे लोग उसको सुन सकते हैं। तो जाएगी, उनकी समझ में आ जाएगी। जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन फिर 94% लोग हाथ नहीं फैलाएंगे। यहाँ 94% लोग अपनी राजनीतिक शक्ति बना के राजकाज में अपने आप को स्थापित करेंगे और अपने जीवन में बदलाव करेंगे। कई सारे लड़कों को हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिव भी है यहाँ के, वो सब रावण लगा रहे हैं आपको देख के, आपको फॉलो करके। मैंने नहीं लगाया है, लेकिन जिसको लगाना है वो जो भी नाम लगाना है वो लगाए, लेकिन उनका आचरण अच्छा होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। और मैं फिर आपसे कहूँगा, मेरा धर्म, मेरा कर्म संविधान है और मैं संविधान के आधार पर कार्य करता हूँ। उड़ीसा के हालत कुछ सुधरेगी? जो जैसा आपने बताया, यहाँ पावर में आएगी तो सुधरेगी। कब आएगी? मेहनत करेंगे, जल्दी आएगी। हम देखेंगे 2029 में कुछ, 2029 में कुछ देखेंगे। मैं आप जैसे आप अपना हाथ दिखाओ, मैं वो बाबा टाइप आदमी नहीं जो लकीरें देख के बता दूं कि आपके हाथ में क्या होगा। तो मैं ये तो कर्म के आधार पर, जैसे यहाँ की टीम मेहनत करेगी वैसा यहाँ फल मिलेगा। ग्राउंड रियलिटी क्या है 2029 के लिए? कुछ अब चुनावी प्रस्तुत बहुत दूर है 2029, अभी 2025 स्टार्ट हुआ है। अभी तो हम लोग यहाँ बीज लगाएंगे, धीरे धीरे बीज जो है वृक्ष का रूप भी लेगा। मैं मेहनत पे भरोसा रखता हूँ, फल पे भरोसा नहीं रखता। मेहनत जैसी होगी वैसा फल भी मिलेगा। आजाद समाज पार्टी यहाँ मजबूत विकल्प बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बीएसपी के साथ है कि अब अलग अलग? नहीं, हमारा अपना दल है और अपना दल अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि में हम लोग काम करेंगे।
निहाती आम कथा होते वर्तमान आजाद समाजवादी पार्टी ओडिशा रे केमिति आगो को आगेब से चंद्रशेखर आजाद प्रस्तुत अच्छा आग को से बीज बुणी सारी मंजी लगे सारी बिहन लगे सारी आग को गछ उठिब बोली से कहते आग को देखा बाकी रहा जे आजाद समाजवादी पार्टी ओडिशा रे केते आग को जाउछि एवं चंद्रशेखर आजाद जो वार्ता रही प्रकृत में तृणमूल स्तर में लोकों पाखरे पहुंचुछि कि नहीं। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालिस्ट रश्मि रंजन का सह श्रीमा सतपथी, कनक न्यूज।